तो सो हम लोग ये वाली प्रेजेंटेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने अगर बैकएंड पे पहले काम नहीं करा, या इफ समवन हैज नॉट वर्कड ऑन बैकएंड प्रीवियसली, उसके लिए ये हेल्पफुल हो। और बैकएंड के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएं कि क्या क्या चीज़ें, और टर्मिनोलॉजीज स्पेशली वो भी क्लियर हो जाएं ताकि कम्युनिकेशन भी बेहतर हो। अच्छा, जो स्लाइड में चीज़ें हैं उसमें मैंने अपना कंटेंट बहुत कम डाला है, ज़्यादातर ये बुक इस बुक से उठाया है। और ये बुक इमरान भाई ने रिकमेंड करी थी, और नेट पे बहुत सारे लोग एचटीटीपी को प्रॉपरली समझने के लिए ये बुक रिकमेंड करते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल में एचटीटीपी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, सो एचटीटीपी है क्या बेसिकली? अच्छा वैसे सब लोग माइक खोल लें, अभी आगे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो एचटीटीपी है क्या बेसिकली? सिंपल एक लैंग्वेज है या एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू सबको पता है कि इस तरीके से हम लोग को बात करनी है, सिंपल एज दैट। तो जो भी वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, एपीआई है, वो सब एचटीटीपी यूज करते हैं। तो हम लोग अभी ये देखेंगे एचटीटीपी काम कैसे करती है, हाउ हाउ वेब क्लाइंट्स एंड वेब सर्वर्स कम्युनिकेट। तो सिंपल एज दैट ये होता है कि वेन एवर यू लोड अ पेज, जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, सो रिक्वेस्ट इज अ थिंग दैट इज अ टर्मिनोलॉजी के क्लाइंट जब भी किसी को सर्वर से कोई चीज़ मंगवानी है तो वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा। उस रिक्वेस्ट का एक अपना फॉर्मेट होता है, और सर्वर उसको रिटर्न में एचटीटीपी रिस्पॉन्स भेजेगा। सो दैट सिंपल। अच्छा, रिसोर्स, अब हम लोग जब भी रिसोर्स का वर्ड यूज करते हैं तो व्हाट कैन इट मीन बाय दैट? तो रिसोर्स का मतलब जो है इमेज हो सकता है, फाइल हो सकता है, कोई भी स्टैटिक रिसोर्स हो सकती है, कोई डायनेमिक रिसोर्स हो सकती है, कोई भी चंक ऑफ डेटा या कोई भी चंक ऑफ इंफॉर्मेशन जो सर्वर से क्लाइंट की तरफ आ रही है, या जिसको आप कंटेंट भी कह सकते हैं, तो वो रिसोर्स होती है। अच्छा, रिसोर्स को हैंडल करने के लिए माइम टाइप इज अ कॉमन थिंग, वो यूज होती है। माइम टाइप टाइप इमेज स्लैश जेपीजी, टेक्स्ट, एचटीएमएल, टेक्स्ट, ये सारी चीजें। तो ये तो आई गेस पता होंगे अभी तक तुमको। अच्छा, ट्रांजैक्शन हम लोग किसको कहते हैं, ये शायद हम लोग ने ज्यादा यूज ना करी हो। ट्रांजैक्शन हम लोग यूज इस टर्म को नहीं करते, लेकिन ट्रांजैक्शन उसको कहते हैं अगर एक रिक्वेस्ट गई है और उसका रिस्पॉन्स आया है, तो दैट्स अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि इस ट्रांजैक्शन को डीबग करो, दैट मीन्स के आपको रिक्वेस्ट भी देखनी है और रिस्पॉन्स भी देखना है। दैट्स अ कॉमन थिंग। अच्छा, एचटीटीपी मैसेज आप किसको कहते हैं कि जो रिक्वेस्ट जा रही है, ये तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप नेटवर्क का टैब खोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेटवर्क का टैब अगर खोलूंगा कहीं पे भी, तो जो वहाँ पे मुझे मैसेज नज़र आ रहा होगा, अ, कोई भी कॉल जाएगी या कोई भी मैसेज जाएगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी। क्या होंगे रिक्वेस्ट? तो ये जैसे लोडिंग डॉट जिफ है, तो उसके लिए ये रिक्वेस्ट, ये हेडर्स आ रहे हैं, इसमें के रिक्वेस्ट में क्या क्या होता है, ये इसको आप एचटीटीपी मैसेज कह सकते हैं। ठीक है, ये मैसेज का वैसे पार्ट है, पूरा मैसेज तो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो पूरा मैसेज आप अगर वाइड शार्क या कोई और टूल लगाते हैं नेटवर्क स्निपिंग का, तो वो आपको एग्जैक्ट यहाँ से पूरा मैसेज दिखाएगा कि ये गेट पे ये गया, एक्सेप्ट ये सारी चीजें उस पर नजर आएंगी, एचटीटीपी का पूरा प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें नजर आएंगी। तो हम लोग को यूजुअली सिर्फ हेडर और बॉडी नजर आती है ब्राउजर में। ओके, तो एचटीटीपी तो एक एब्स्ट्रैक्शन है, उसके नीचे क्या चल रहा होता है? एचटीटीपी इज वर्किंग ओवर टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी क्या है? टीसीपी आईपी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, सही है। सो एचटीटीपी को ये नहीं पता, एचटीटीपी को ये पता है कि क्या डेटा भेजना है, किस तरह भेजना है, उसको ये नहीं पता कि डेटा जा किस तरह रहा है, सही है। बस उसने पैकेज बनाया और सेंड कर दिया। अंडरलाइन क्या हो रहा है, ये एचटीटीपी का काम नहीं है। So this is handled by HTTP, this is handled by TCP/IP। तो TCP/IP बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो कि ये मेक श्योर करता है कि जो भी HTTP का डेटा आ रहा है मुझे, या HTTP नहीं भी TCP के ऊपर और भी प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं, तो वो प्रोटोकॉल जो भी डेटा मुझे सेंड करेगा, वो डेटा मैं एज इट इज डेस्टिनेशन को दे दूंगा। सो TCP किस तरह काम करता है, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब जब भी आप बैकएंड की चीजें यूज करने जाएंगे, या कोई भी बैकएंड आप कॉन्फ़िगर करने जाएंगे, तो आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी मिलेंगी जो टीसीपी आईपी से रिलेटेड, तो ये जरूरी है कि आपको पता हो। अच्छा, ये
सब लोगों ने यूनिवर्सिटी में तो पढ़ा होगा, आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में ओएस के चैप्टर में, उससे मिलती जुलती चीज़ है ये। उसको हम लोग इसके नीचे और भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग अभी HTTP के स्टैक की बात कर रहे हैं। तो HTTP रन्स ओवर TCP ओवर IP, इसको आप इस तरह बोल सकते हैं। तो HTTP जो है मैसेज वगैरह जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड काम है वो करता है, और TCP का काम ये है कि भाई वो डेटा लेगा और वो उसके IP पैकेट्स बनाएगा और इस लेयर में नीचे सेंड कर देगा। वंस ये यहाँ आ जाता है, यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन IP वगैरह आ जाती है, और फिर वो राउटर के थ्रू या जो भी नेटवर्क में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके थ्रू आगे चली जाएंगी। सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है हाउ कम्युनिकेशन इज बीइंग डन ओवर ब्राउजर या ओवर इंटरनेट। अच्छा, ये होता किस तरह है कि TCP करता किस तरह है, हाउ इट इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। जैसे आपने HTTP की एक फाइल फेच करी 2000 वर्ड्स की, तो वो 2000 वर्ड्स एक एक TCP कनेक्शन खुलेगा, उसमें 2000 वर्ड्स एक साथ नहीं चले जाएंगे। वो TCP बिहाइंड द सीन खुद से उसको ब्रेक करता है और अलग अलग चंक्स में भेजता है। ये क्लाइंट को भी पता है कि HTTP TCP IP का, सर्वर को भी पता है HTTP TCP IP का। तो वो जो भी काम करता है वो बिहाइंड द सीन होता है। वो IP पैकेट मंगवाता है, उसको कॉन्कैट करके ब्राउजर को प्रॉपर तरीके से दे देता है। तो दैट्स एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर अस। लेकिन ये जस्ट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं बिहाइंड द सीन। जैसे आप अगर पिंग करते हैं तो आपको नज़र आता है वहाँ पे इतने पैकेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप कोई भी स्निफिंग टूल करेंगे तो वो आपको पैकेट्स की टर्मिनोलॉजीज में शो कर रहा होगा। ओके, सो एक जनरल चीज जो हम लोग बहुत ज्यादा जिसको देख रहे होते हैं वो क्या होता है कि हम लोग अगर एक वेबसाइट फैच कर रहे हैं, अब वेबसाइट फैच करने के बाद हाउ डज इट वर्क, पहले उसके लिए क्या है कि IP आनी चाहिए। मतलब ये वो वाला काम है कि अगर आपने GoDaddy में एंट्री करी हुई है डोमेन की, आपने अपने हेल्प डेस्क पर टिकट डाला, उन्होंने आपको IP दे दी पब्लिक, फिर आप उस पब्लिक IP को लेके किसी होस्ट किसी डोमेन से असाइन करेंगे। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि ब्राउजर जो है यहाँ से होस्ट नेम निकालता है और पोर्ट निकालता है। उस होस्ट नेम से वो DNS के थ्रू IP निकाल लेता है। उसके बाद पोर्ट डिफॉल्ट 80 होती है। अगर आप जैसे फोलियो 3 में होता है, टीम्स में 999 अलग पोर्ट होता है, तो वो उस पोर्ट पे जाता है। फिर जो है ब्राउजर TCP कनेक्शन बनाता है। ये जो बीच में पाइप है, दैट्स शोइंग अ TCP कनेक्शन। तो एक दफा ये पाइप स्टेब्लिश हो गया तो वॉट एवर द क्लाइंट सेंड्स वो सर्वर को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये कनेक्शन स्टेब्लिश है तो यहाँ से कुछ जाए तो यहाँ शायद मिले या ना मिले, ऐसा नहीं होगा। वंस ये पाइप स्टेब्लिश हो गया, TCP कनेक्शन स्टेब्लिश हो गई, तो ये काम हमेशा कन्वे होके ही रहेगा। ओके, सो ये कनेक्शन बनती है, उसके बाद आप गेट का मैसेज भेजते हैं पूरा, फिर सर्वर से रिस्पॉन्स आता है और फिर ब्राउजर कनेक्शन क्लोज कर देता है। तो इसी का ब्रेकडाउन यहाँ पे है कि जब आप अपने वेब सर्वर में जो आपको टाइम नज़र आ रहा है उस पूरे का, उस टाइम में ये सारी चंक्स इंक्लूडेड है कि DNS ने लुकअप करा, कनेक्ट करा, रिक्वेस्ट सेंड करी। ये जो प्रोसेस वाला चंक है, सिर्फ ये वाला पार्ट आपके सर्वर पे बैकएंड पे होता है। बाकी मतलब जो आप कोड लिखते हैं वो ये चल रहा है, बाकी रिस्पॉन्स आई और कनेक्शन क्लोज। तो ये एक टाइमलाइन जो भी अगर एक इमेज फैच करने में 5 सेकंड लग रहे हैं तो उसमें ये सारे चंक्स इंक्लूडेड हैं। तो अगर इमेज बहुत हल्का है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हो सकता है इनमें से किसी प्रोसेस में टाइम लग रहा हो। तो ये चीज़ फिर आपको डीबग करनी पड़ेगी। ओके, सो अच्छा, फाइनली TCP IP में लास्ट चीज़ ये है कि TCP IP का अगर एक दफ़ा कनेक्शन बन गया तो वो कभी और डेटा उसमें कभी लॉस नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा या आउट ऑफ ऑर्डर नहीं जाएगा। So once the connection is established, it makes sure कि message will be delivered और ऐसा कोई इशू नहीं हो। सही है, इसमें किसी का कोई कमेंट या मैसेज है? वो कमेंट या कोई क्वेश्चन है TCP IP और HTTP में? ना ना। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो एक कॉमन चीज, एक सेकंड, अजान खत्म हो गई, रिज्यूम करो।
इसमें हम लोग के पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो हम लोग काफ़ी फेस करते हैं इसको, जब आपके पास एक कोई भी आप वेब सर्वर या कोई भी वेब एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं, तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप उसमें कौन किस टाइप की कनेक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, या इवन फ्रंट एंड ऐप बना रहे हैं तो यू हैव एन ऑप्शन के डेटा जो फैच हो रहा है वो नॉर्मली ब्राउज़र जिस तरह फैच करता है उस तरह फैच करने दें, या खुद से आप कंट्रोल लेके कनेक्शंस आप चूज़ कर सकते हैं उसमें कि क्या करना है। अच्छा, तो सीरियल कनेक्शन बहुत कम यूज होता है नॉर्मली, तो ये होगा, ये वो होगा कि अगर एक के बाद एक के बाद एक कनेक्शन हम लोग भेजें। अच्छा, यूजुअली दिस इज हैंडल्ड ऑलरेडी बाय ब्राउजर, या जो भी फ्रंट पे एजेंट रन कर रहा होता है वो हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, पैरेलल और परसिस्टेंट कनेक्शन इज, परसिस्टेंट कनेक्शन का मतलब ये है कि एक दफ़ा टीसीपी आईपी का कनेक्शन बन गया और वो कनेक्शन जो है बंद नहीं हो रहा, तो वो जो कनेक्ट और डिसकनेक्ट वाली चीज हम लोग ने पीछे देखी है, ये वाली कनेक्ट और क्लोज वाली चीज, तो ये परसिस्टेंट के केसेस में नहीं होती। परसिस्टेंट में कनेक्शन बन जाता है और सर्वर पे टाइम होता है कि भाई इसको 10 सेकंड तक खुले रहने दो ये कनेक्शन, अगर कोई और आइडल कनेक्शन ये रहेगा 10 सेकंड तक, अगर किसी और को रिक्वेस्ट करनी है तो वो कर ले। सो दैट्स परसिस्टेंट कनेक्शन। और पैरेलल बेसिकली ये होता है जो नॉर्मली अगर मुझे 10 रिसोर्सेज लोड करनी है तो मैंने 10 कॉल्स एक साथ करनी, तो ये पैरेलल होता है। तो पैरेलल यूजुअली लगता है कि तेज है, लेकिन पैरेलल वो थोड़ा सा स्लो लगता है, इसलिए तेज है क्योंकि सारी रिसोर्सेज एक साथ लोड होना शुरू हो जाती है, तो कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है। तो ये है। बाकी पाइपलाइन इज व्हाट ब्राउजर्स यूजुअली डू, कि वो एक टीसीपी कनेक्शन खोलते हैं और उस वो कनेक्शन बंद होने से पहले एक और रिक्वेस्ट भेज देते हैं उसी कनेक्शन में। तो आपको नजर आ सकते हैं बैक एंड पे यूजुअली परसिस्टेंट की सेटिंग का ऑप्शन होता है कि परसिस्टेंट कनेक्शन कितनी देर तक खोलनी है, वो यूज करनी है नहीं करनी। तो दैट्स कॉमन थिंग विच इज यूज परसिस्टेंट वाली। बाकी ये चीजें यूजुअली बिहाइंड द सीन्स हो रही होती हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स आप अपने पास देख सकते हैं कि अगर आपको खुद ये कंट्रोल करना है कि कौन सी रिसोर्स कब लोड हो, तो ये यूजफुल होती है फ्रंट एंड पे भी। यूजुअल बिहेवियर परसिस्टेंट का होता है या पाइप कौन सा होता है? मतलब यूजुअली हमारा पाइप पाइप ब्राउजर क्या रहा है? पाइप अच्छा, ब्राउजर का पाइपलाइन है। पाइपलाइन होता है। परसिस्टेंट ओके। इज यूजुअली उसमें होता है जब क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करता है, तो आप सर्वर पे सेटिंग कर सकते हैं कि वो कनेक्शन खुला रहे सर्वर के पास, ताकि कोई जब अगली क्लाइंट की रिक्वेस्ट है तो उसी से सर्व हो जाए। तो ये भी एक ओके। option होता है। अच्छा, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं HTTP के। अब HTTP यूजुअली चल किस तरह रही होती है, या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज हो रहे होते हैं हम लोग के पास एक नॉर्मल ऐप में। तो फर्स्ट थिंग है वेब सर्वर। सही है, अब ये वेब सर्वर की लिस्ट यहाँ पे आ रही है। इसमें कौन, आई थिंक एनजिनिक्स अपाची का सबको आइडिया होगा। वेब सर्वर क्यों यूज करते हैं, कोई जवाब देगा इसका? क्यों, क्या जरूरत होती है वेब सर्वर यूज करने की? और बेसिकली हाँ, बोलो बोलो। बेसिकली वेब ऐप को सर्व करवाने के लिए, लेट्स से वेब ऐप को उसको पे रिट्रीवल भी होना चाहिए ना, कोई पॉइंट होना चाहिए छुप के इसको एक्सेस दे या लाइव करे, पब्लिकली एक्सेसिबल करे। सही। कॉमन पॉइंट जहाँ पे यूजर किसी चीज को एक्सेस कर रहा हो, लाइक रिक्वेस्ट जहाँ पर आ रही है सारी। सही है। अच्छा, इसमें से ये जो लिस्ट यहाँ पे आ रही है, इसमें से सारी ये सब वेब सर्वर है, ये सारे वेब सर्वर्स ही हैं। लिखा हुआ है मोर देन नहीं, वन इसमें सर। इसमें कुछ ऐप सर्वर्स भी हैं, गेस। अच्छा अच्छा, हम वेब सर्वर को एक जनरल देख लेते हैं कि वेब सर्वर करता है क्या है। तो वेब सर्वर बिहाइंड द सीन्स हम लोग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हैं। एक तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टोरेज है, नेटवर्क है, और पूरा HTTP का स्टैक है, इसके थ्रू जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंड करना, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, रिस्पॉन्स करना, रिसीव करना, ये सब वेब सर्वर ऑटोमेटिकली कर रहा होता है हम लोग के लिए। सही है।
और लॉगिंग भी वेब सर्वर में खुद ही हो रही है। तो जब भी आप ये सुनते हैं सर्वर के लॉग्स चेक करो, तो डेट मीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो, या वेब सर्वर ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टोरेज पे लॉग्स राइट करें, वो आपको देखने। सो दैट्स अ वेब सर्वर बेसिकली। तो तभी आप जब आईटी से आप कोई सर्वर लेते हैं, तो आप उसको ये बताते हैं कि अपाची इंस्टॉल करना है या एनजीएनएक्स इंस्टॉल करना है, राइट। तो यूजुअली अगर फ्रंट एंड की कोई वेबसाइट सर्व करानी होती है हम लोग को, तो हम लोग एनजीएनएक्स बोलते हैं कि भाई एनजीएनएक्स डाल के, राइट। तो ये, तो जब वो एनजीएनएक्स या अपाची वेब सर्वर ऐड हो जाते हैं, तो वो ये सारे काम खुद करना शुरू हो जाते हैं। तब ब्राउजर इज एबल टू कम्युनिकेट टू आवर सर्वर, कि वो दोनों एचटीटीपी आपस में बात करने के काबिल हो जाते हैं। वेब सर्वर अंडरस्टैंड्स व्हाट द ब्राउजर इज ट्राइंग टू डू विद द सर्वर, तो देन इट्स कैपेबल टू सर्व आवर इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट। सही है। अच्छा, इसके, अच्छा इसमें मैं ये बोलूँगा कि नोड जेएस वेब सर्वर है। व्हाट इज नोड जेएस? Node.js बेसिकली रन टाइम है JS का, जो बेस्ड है क्रोमियम के वीएड इंजन पे। सही। तो नोड जेएस रन टाइम और वेब सर्वर में कोई फर्क है? हम लोग नोड जेएस के साथ एनजीएनएक्स यूज करते हैं। जी, रन टाइम बेसिकली ये होता है कि वो खुद उसको रन होने के लिए एक सर्वर चाहिए होता है। एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। सही है। जी सही है, तो ये एक हद तक सही है। तो रन टाइम बेसिकली, वेब सर्वर और रन टाइम इन्वायरमेंट में क्या फर्क होता है कि रन वेब सर्वर इज अ कंप्लीट पैकेज जो एचटीटीपी के सारे काम कर रहा है, या वॉट एवर इट्स डूइंग। सो इट्स अ कॉमन थिंग। वेब सर्वर को कोई स्टैटिक रिसोर्स सर्व करनी है, वेब सर्वर में अपनी भी कुछ फंक्शनैलिटी होती है, कैशिंग होती है, स्टैटिक रिसोर्स को जल्दी सर्व कर देता है, लॉगिंग वगैरह होती है पहले से। तो रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो बेसिकली एक इन्वायरमेंट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है और सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है अपने किसी प्रोसेस या प्रोग्राम को रन करने। सो इसकी एग्जांपल ये है कि नोड जेएस हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट है, विच उसमें फ्रंट पे एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस चल रहा है जो सारी रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है, और हर रिक्वेस्ट रिसीव होने पे एक कॉल बैक कर रहा है। तो दैट्स अ फंक्शनैलिटी ऑफ नोड जेएस। तो ये काम नोड जेएस करता है। अब नोड जेएस रन टाइम इन्वायरमेंट और वेब सर्वर में डिफरेंस इस तरह है कि वेब सर्वर हम लोग उसको कहते हैं कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट फेच, एक वेब सर्वर की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक वेब सर्वर होगा तो वो ये काम सारे करेगा, कि वो एचटीटीपी समझेगा और एचटीटीपी में वापस करेगा। तो दैट्स अ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। तो लेकिन रन टाइम इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं है। रन टाइम इन्वायरमेंट C++ पे रन टाइम इन्वायरमेंट लिखा होगा, उसका कोई और मकसद हो सकता है। नोड जेएस पे लिखा है, उसका कोई और मकसद हो सकता है। सो दैट्स sort of an application which is capable to receive a request on port 80, अगर आपने उसको उस तरह प्रोग्राम करा हुआ है जैसे Node.js प्रोग्राम हुआ है। तो ये रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। सो Node.js इज नॉट अ वेब सर्वर बेसिकली, और वो अपाची या nginx का अल्टरनेटिव भी नहीं है। तो ये शायद हम लोग आगे सेशन में कवर करेंगे, लेकिन Node.js के साथ nginx या nginx यूज होता है अगर आपको अपने वेब सर्वर से कोई स्टैटिक रिसोर्सेज फेच करवानी है, तो वो दैट्स रिकमेंडेड कि वो आप स्टैटिक nginx के थ्रू करवाएं, Node.js के थ्रू ना करवाएं, क्योंकि Node.js से वो चीज़ स्लो होती है। तो इस तरह Node.js nginx के साथ भी, मतलब Node.js वेब सर्वर्स के साथ भी यूज होता है कम्बिनेशन में। सो ये एक कॉन्सेप्चुअल एक थी मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती है लोगों में। तो ये रन टाइम के साथ को हमें वेब सर्वर यूज करना, कोई ना कोई रन टाइम एनवायरनमेंट के साथ। ये जरूरी नहीं है लेकिन टू यूज वेब सर्वर विद रन हाँ, टाइम एनवायरनमेंट। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने बहुत सारे इमेजेस रखे हुए हैं सर्वर में, तो वो Node.js के थ्रू सर्व कराएंगे तो वो स्लो होगा, बिकॉज ओके, वो इट्स नॉट बिल्ड फॉर दैट पर्पस। सो Node.js एक राइट। JS का रन टाइम एनवायरनमेंट है जो JS का कोड चला के API का रिक्वेस्ट रिसीव करके उसका रिस्पॉन्स देता है। इवन आपको लॉगिंग, कैशिंग, ये सारी चीजें खुद करनी पड़ती हैं। लाइक जो बहुत सारी चीजें अपाची या nginx में बिल्ट इन आती हैं, वो Node.js में नहीं है। ठीक है, इसमें किसी का और कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक्सप्रेस भी वेब सर्वर नहीं है। एक्सप्रेस भी एक फ्रेमवर्क है जो कि Node.js के ऊपर चल रहा है। सही है।
तो ये चीज़ हम लोग को क्लियरली पता होनी चाहिए। अच्छा, प्रॉक्सी, व्हाट इज प्रॉक्सी? तो प्रॉक्सीज का आइडिया है किसी को? प्रॉक्सी क्या होती है? प्रॉक्सी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। क्या Nginx is प्रॉक्सी? a proxy server, right? वो यूज हो सकता है एज अ प्रॉक्सी सर्वर, यूज, लेकिन वो अच्छा बाय यूज इटसेल्फ होता है लेकिन प्रॉक्सी सर्वर नहीं है। तो ओके। Nginx is a simple web server. It's not a proxy server. आप किसी भी सर्वर को प्रॉक्सी सर्वर बना सकते हैं। तो जो भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेके आगे पीछे कर रहा है, वो प्रॉक्सी सर्वर कहलाएगा। किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट, प्रॉक्सी सर्वर will accept a request on behalf of a client and send it forward to server, और सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, वो प्रॉक्सी रिसीव करेगा, that would send it forward to client. So proxy server is a normal VPN thing, जो VPN आपका चल रहा होता है। तो जैसे अगर आपको यूएस से साइट एक्सेस करनी है या कोई ऐसी साइट एक्सेस करनी है जो पाकिस्तान में एक्सेसिबल नहीं है, तो यू विल कनेक्ट टू अ प्रॉक्सी सर्वर ऑफ यूएस, सेंड अ रिक्वेस्ट टू दैट प्रॉक्सी सर्वर, और वो प्रॉक्सी सर्वर फिर सर्वर पे भेजेगा। तो ये एक कॉमन यूज है प्रॉक्सी का, एनोनिमिटी के लिए बेसिकली। तो प्रॉक्सी, एनीथिंग दैट सिट्स इन मिडिल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, इसको आप प्रॉक्सी कह सकते हैं। तो इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। एनोनिमिटी के लिए है, फिल्टरिंग करनी है आपको सर्वर पे, या किसी क्लाइंट के लिए फिल्टर करना है, या सर्वर के लिए कोई भी डेटा फिल्टर करना है बीच में, तो वो प्रॉक्सी हो सकता है कि सर्वर जब भी कोई चीज़ भेजे, तो ये जो, अगर रिस्पॉन्स में ये चीज़ हो तो वो आप डिलीट करके आगे भेज दें। तो ये हो सकता है। ट्रांसकोडिंग एक कॉमन यूज केस है मल्टीलैंग्वेज में। अब तो मल्टीलिंगुअल क्लाइंट साइड पे हैंडल होता है, लेकिन अगर कोई आपके पास ऐसी चीज़ है कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि सारी ट्रैफिक जो भी इस नेटवर्क में आए वो सब इंग्लिश से फ्रेंच में ट्रांसलेट होके आए, और सर्वर का एक्सेस नहीं है आपके पास, तो यू वुड इंस्टॉल अ प्रॉक्सी इन बिटवीन, जो कि सारा इंग्लिश का डेटा डिटेक्ट करके उसको फ्रेंच में कन्वर्ट कर दी। सो क्लाइंट्स विल रिसीव एवरीथिंग इन फ्रेंच। तो ये भी एक यूज केस है जो हो सकता है। बाकी जियो फेंसिंग है, फायरवॉल है, इस तरह की चीजें। अच्छा, तो ये ये क्या लोड बैलेंसिंग भी कर रहा है लोड बैलेंसिंग, प्रॉक्सी इसका सर्वर? काम उस पे हम लोग आते हैं। ये लोड बैलेंसिंग नहीं अच्छा करता। ये प्रॉक्सी सर्वर नहीं तो कर रहा, कॉमन ओके, टर्म है ना, दैट्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। दैट्स और इट, हाँ, अच्छा, रिवर्स ठीक है। प्रॉक्सी क्या चीज होती है, किसी को आइडिया? नाम तो सुना होगा वो। नहीं, आपने एक पोर्ट से अगर रिक्वेस्ट पकड़ी है, उसको आपने किसी और पोर्ट पे जो है वो रिवर्स कर देना है। यानी कि इस पे पोर्ट पे आपने रिसीव किया, वो किसी और पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दे, पे वहाँ से डेटा है और दूसरी पोर्ट पे फॉरवर्ड हो जाए, इस तरह। सही है। अच्छा, उसमें रिवर्स का नाम इसलिए यूज होता है क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस। सही है। यहाँ पे आपको मल्टीपल क्लाइंट्स नजर आ रहे हैं, एक प्रॉक्सी है, एक सर्वर है। सही है। सो उधर क्या हो जाता है, एक मल्टीपल सर्वर्स होंगे, एक सर्वर के थ्रू जा रहे होंगे। अब क्लाइंट को ये नहीं पता होगा कि ये रिक्वेस्ट जो है वो इस सर्वर से आई है, इस सर्वर से आई है, इस सर्वर से आई है। सही है। इस केस में सर्वर को ये नहीं पता था कि इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी थी, या इस क्लाइंट ने भेजी थी, या इस क्लाइंट ने भेजी थी। सर्वर को बस इस प्रॉक्सी के अगेंस्ट मिल रही थी रिक्वेस्ट। सही है। तो एनोनिमिटी इसी तरह अचीव होती है कि आप जो प्रॉक्सी के थ्रू सर्वर एक्सेस करते हैं उसमें आपकी आईपी हाइड हो जाती है, और सर्वर को सिर्फ प्रॉक्सी की आईपी नजर आ रही होती है। सो इसमें ये रिवर्स प्रॉक्सी क्या हो गई कि क्लाइंट को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा एक्चुअल सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको सिर्फ ये वाला सर्वर नजर आ रहा है फ्रंट पे। सो दैट्स बेसिकली व्हाई इट्स कॉल्ड रिवर्स ऑफ प्रॉक्सी। अच्छा, इसमें आप, हाँ बोल, इसमें या लोड आपकी आवाज, बैलेंसिंग की लेयर कहाँ पे आती है फिर? हाँ लोड बैलेंसिंग के लिए यूज होती है। तो इसके मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं। अब जैसे अगर मैं इसको एज अ कैशिंग सर्वर भी यूज कर सकता हूँ, लोड बैलेंसिंग का सर्वर भी यूज कर सकता हूँ, और नॉर्मली जो हम लोग अपने पास करते हैं कि एक सर्वर पे मल्टीपल सर्वर्स चला देते हैं, पोर्ट 80 पे कुछ और चलाते हैं। मतलब एक, तीनों पोर्ट एक सर्वर है, उस पे 3 डोमेन्स जा रहे हैं, और तीनों पे आपने अलग अलग एनपी, वो एक नोड की ऐप चलाई हुई है, कहीं पे अपाची चलाया हुआ है, लेकिन वो एक ही सर्वर के थ्रू सर्व हो रहा है।
तो ये इसलिए भी कॉमनली यूज होता है। तो हम लोग ये बोलते हैं ना, आप रिवर्स प्रॉक्सी सेटअप कर दो और उसके पीछे 3 डोमेन चला दो। तो ये मतलब होता है बेसिकली उसका। और ये फिर आप कॉमन यूज केस का लोड बैलेंसिंग है कि आपने एक रिवर्स प्रॉक्सी फ्रंट पे सेटअप कर दी और पीछे मल्टीपल सर्वर सेटअप कर दिए। तो अब आप रन टाइम पे एक सर्वर निकाल सकते हैं, एक सर्वर डाल सकते हैं। तो लोड बैलेंस आप 3 है, आप 6 कर सकते हैं। तो लोड बैलेंसिंग भी यूज होती है। बाकी लॉगिंग के लिए यूज हो सकती है। इंटरनल ट्रैफिक आपको पूरा आइसोलेट करना हो उसके लिए यूज हो सकती है। कैशिंग के लिए भी एक कॉमन यूज केस है कि आपने एक अलग सर्वर, इसको आपने एज अ कैशिंग सर्वर सेटअप कर दिया है। यहाँ पे लॉजिक लिख दी कि भाई जो भी रिक्वेस्ट है पहले कैशे सर्वर से देखो, कैशे में मिल जाती है तो सेंड कर दो, अगर कैशे में नहीं मिलती तब एप्लीकेशन लॉजिक की तरफ जाओ। तो ये सारे कॉमन यूज केसेस। सही है। मैं कोई क्वेश्चन है किसी का? I guess we are good. ठीक है। अच्छा, कैशिंग आई थिंक सबको आइडिया होगा कैशिंग होती क्या है। तो कैशिंग इज अ कोई भी हाई स्पीड या जिससे फैच स्पीड आपकी बहुत तेज हो उसको आप कैशिंग के लिए यूज करते हैं। तो यूजुअली इट्स फाइल और रैम में आप सेव करा सकते हैं, फाइल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है। तो हम लोग के लिए जो मोस्टली कॉमन, अच्छा सीडीएन भी जो है ना एक तरह का कंटेंट कैशिंग सर्वर ही होता है। तो जो आपका एक्चुअल स्टोरेज होती है वो को सीडीएन का आइडिया है, तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है सीडीएन। तो आप अपना जो कंटेंट है वो किसी स्टोरेज पे रख देते हैं और सीडीएन का पूरी दुनिया में एक नेटवर्क होता है और हर कंट्री या हर लोकेशन पे एक छोटे छोटे सर्वर होते हैं जो कंटेंट को कैश कर लेते हैं। सो सीडीएन इज समथिंग बेसिकली सिमिलर टू दिस। मतलब ये तो बहुत सिंप्लीफाइड मैं उसको बोल रहा हूँ, लेकिन आपका स्टोरेज सर्वर यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ होगा और बीच में ये वाला सर्वर जो सेंटर में है, ये एक सऊदी अरब में, एक पाकिस्तान में, एक अलग अलग जगह पे है। तो आपका जो कंटेंट है वो यहाँ तक रिक्वेस्ट नहीं आएगी, वो यहीं से वापस चली जाएगी। सो सीडीएन का ये काम भी हो सकता है। अच्छा, ब्राउजर कैशिंग इज समथिंग विच इज यूज ऑन ब्राउजर, जो ऑब्वियसली बाय द नेम कि ब्राउजर खुद भी कुछ चीज़ें कैश कर रहा होता है। उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अभी देखेंगे आगे। अच्छा, रेडिस मेम कैश क्या होता है कि इवन इफ आपके सर्वर तक रिक्वेस्ट आ गई है, नो एक कोई क्वेरी है वो 10 सेकंड लेती है चलने में, लेकिन आपको पता है कि ये क्वेरी का डेटा बार बार चेंज नहीं हो रहा, तो आप उसको कैश कर लेंगे। उसके लिए आप रेडिस या मेम कैश यूज करते हैं। तो व्हाट इज रेडिस एंड मेम कैश? ये जो है इन मेमोरी कैश की कैश करता है। तो आपने एक रेडिस का सर्वर सेटअप कर लिया और आपने उस क्वेरी का जो भी रिस्पॉन्स था वो रेडिस में डाल दिया। तो रेडिस इज अ वेरी फास्ट, उसमें आप वेरी फास्ट टू आईओ उसका बहुत तेज है, तो आप वेरी फास्ट टू रिट्रीव फ्रॉम रेडिस एज कम्पेयर टू डेटाबेस या इवन एज कम्पेयर टू फाइल स्टोरेज। तो रेडिस और मेम कैश आर इन मेमोरी कैशिंग सर्विस बोल रहे हैं उसको, अगर आप मैनेज यूज कर रहे हैं, या कैशिंग क्या बोलेंगे उसको, कैशिंग सर्वर्स बोल सकते हैं या कैशिंग मैकेनिज्म बोल सकते हैं whatever। अच्छा तो अच्छा, रेडिस में या मैम कैश में किसी को कोई क्वेश्चन है? ब्राउजर कैशिंग इज यूजुअली व्हाट हम लोग खुद भी करते हैं और ब्राउजर भी कर रहा होता है। खुद हम लोग लोकल स्टोरेज में कर रहे होते हैं, अगर आप मैन्युअली करें उसको आप ब्राउजर कैशिंग बोल सकते हैं एक तरीके से। और ये फिर आपको बैक एंड पे कर रहे होंगे। रेडिस आप यूजुअली फ्रंट एंड पे रेडिस यूज नहीं करते, आप बैक एंड पे कॉल आती है डेटाबेस से पहले आप रेडिस यूज करते हैं, या कोई एल्गोरिथम चलाने से पहले आपने रेडिस में चेक करा कि वहाँ पे डेटा है या नहीं है, तो वहाँ से है तो वहाँ भेज दिया, वरना डेटाबेस में आप गए फिर डेटा फैच करके रेडिस में डाल दिया और फिर आगे भेज। ठीक वो है। इलास्टिक सर्च की तरह ही है ना, जो जब हम मेमोरी में लोड कर लेते हैं सारा डेटा, रेडिस इलास्टिक सर्च डेटाबेस में, है। हाँ इलास्टिक सर्च का लेकिन पर्पस कुछ और है। और इलास्टिक सर्च में दोनों आपके पास मैकेनिज्म होते हैं कि आप मेमोरी में लोड करें या ना करें। और इलास्टिक सर्च मेरे ख्याल से अंडरलाइंग स्टोरेज मेमोरी यूज नहीं करता, और भी चीज़ें यूज करता है। हाँ वो भी कैशिंग करता है अपने पास मेमोरी में, लेकिन मेन स्टोरेज उसका भी जो है स्टोरेज ही होता है, वो सब कुछ मेमोरी में नहीं रखता बेसिकली।
तो वो सॉर्ट ऑफ आप ये कह सकते हैं कि इंडेक्सेस बना के वो मेमोरी में रख लेता है, जो उसका सर्च मैकेनिज्म है वो मेमोरी में रख लेता है। तो उस तरह से ये थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज। सही। आई थिंक दोनों का जो यूजेज डिफरेंट है, दोनों का पर्पस हाँ, डिफरेंट है। यूजेस काफी डिफरेंट है। बिल्कुल। मतलब रेडिस या memcache जो है ना बहुत फ्लेक्सिबल है, तुम कुछ भी रख सकते हो उसमें। जैसे अब यूजर है, नहीं, यूजर के अगेंस्ट कोई इट्स फाइल है जस्ट बहुत लाइक, बड़ी। हाँ, इन मेमोरी मैं की वैल्यू पेयर सिर्फ की चीज है मोस्टली। हाँ, बस मैं ये पूछ रहा था कि ये पर्पस सेम पे ही चाहिए, यानी वर्क करता है ना, जिस तरह वो रैम में लोड कर लेता है, जो हम उसको मॉडल वगैरह जो हमने उसको दिया होता है जब इलास्टिक इंजन चलाते हैं, ये रेडिस भी उसी तरह ही करता है, सिस्टम की मेमोरी में लोड कर लेता है। अच्छा, उसमें जो तुम बात कर रहे हो ना, उसमें कॉमन सिर्फ यही है कि दोनों मेमोरी में लोड कर लेते हैं, लेकिन दोनों के पर्पस अलग हैं। जैसे इलास्टिक सर्च यूज होता है सर्चिंग करने के लिए, सही है। रेडिस यूज होगा कि मैंने बोला भाई यूजर नेम हशाम है, हशाम के अगेंस्ट ये दो दो मेगाबाइट का डेटा है, ये रेडिस में सेव कर दो। जब भी हशाम आएगा ये डेटा उठा के भेज देना। ये काम है बस रेडिस का, कि की वैल्यू पेयर सेव कर लिया उसने मेमोरी में, और वो फौरन फौरन फैच होके वापस चला जाए। ठीक है। सही, ठीक है। अच्छा, ब्राउजर कैशिंग पे आ जाते हैं। ब्राउजर, हर ब्राउजर अपने साथ कोई ना कोई कैशिंग का मैकेनिज्म होता है, उसमें वो कुछ ना कुछ सेव कर रहा होता है। तो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट लोड करते हैं तो पहली दफ़ा ये जेएस की फाइल्स जो हैं और ये इमेजेस वगैरह पहली दफ़ा जो है वो वेब सर्वर से जाती हैं, उसके बाद जो है वो ब्राउज़र पे ही सेव हो जाती हैं और वहीं से रिटर्न हो रही होती है। तो इसको हम लोग चेक किस तरह कर सकते हैं या इसका फ्लो क्या होता है, वो हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट्स द फ्लो के भाई, पहले एक रिक्वेस्ट जाती है कोई भी डॉक्यूमेंट फैच करना है, मैंने रिक्वेस्ट भेजी, तो कैशे एम्प्टी है, कैशे सर्वर पे चला गया। अब जब सर्वर, ये एक सर्वर का काम होता है कि वो इन्फोर्स करेंगे ब्राउजर पे कैशिंग करनी है, सही है। अब ऐसा, अब हम बहुत सारे लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमने तो रिक्वेस्ट भिजवा दी, ब्राउजर को खुद कैश करना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये आपको चीज़ चेक करनी पड़ेगी सर्वर पे कि सर्वर वापसी में ये कैशे कंट्रोल का हेडर भेज रहा है या नहीं भेज रहा। अगर ये भेज रहा है तब ब्राउजर की कैशिंग इनेबल होगी, अगर सर्वर ने इसको डिसेबल करा हुआ है तो ब्राउजर पे कैशिंग नहीं होगी उस रिसोर्स की, सही है। तो सर्वर ने ये इसको डॉक्यूमेंट भेजी और कहा कि भाई ये 100 सेकंड तक ये डॉक्यूमेंट कैश रखना है। अभी इसकी एज 0 है और 100 सेकंड तक जो है ये ब्राउजर से ही फैच होके वापस जाएगा, सही है। तो ये एक थी। इसको नेक्स्ट स्टेप में मैंने स्लाइड में ब्रेक करा हुआ था। अच्छा, 10 सेकंड्स के बाद दोबारा वो डॉक्यूमेंट फैच हुई, सही है। तो अब ये सर्वर पे नहीं गई, देखा भाई ये 10 सेकंड है और मैक्सिमम एज इसकी 100 है, तो 100 इज लेस, वो 10 इज लेस देन 100, तो उसने वहीं ब्राउजर से ही वो चीज़ वापस कर दी, ठीक है। उसके बाद दोबारा 100 सेकंड बाद दोबारा जब ये 110 सेकंड पे गया ब्राउजर के पास, तो ब्राउजर ने देखा कि भाई ये ओल्ड हो चुका है, तो ब्राउजर ने सर्वर पे रिक्वेस्ट कर दी, सही है। अब सर्वर पे भी जब रिक्वेस्ट गई ना, तो सर्वर से पहले ये चेक होगा कि वो रिसोर्स मॉडिफाई हुई है या नहीं हुई। अगर मॉडिफाई नहीं हुई है तो ब्राउजर पूरी रिसोर्स फैच नहीं करेगा, वो बस ये हेडर ले आएगा कि 304 नॉट मॉडिफाइड, सही है। इसका मतलब ये है कि वो रिसोर्स वैसे ही है जैसी आपके पास कैशे में पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस केस में भी वो यहाँ कैश सर्वर पे रिक्वेस्ट हो जाएगी, लेकिन रिसोर्स पूरी फैच नहीं होगी। जैसे सपोज करो कोई 2 MB की ऑडियो है, वो हर दफ़ा वेबसाइट जब भी लोड होती है तो वो प्ले होती है। तो आपने मंडे को वो ऑडियो करी तो वो ब्राउजर के कैशे में आ गई, और आपने वेडनेसडे को दोबारा पीसी खोला, वो ऑडियो जब फैच होने गई ना, तो उस पर ये चीज़ अगर मैच हो गई, 304 नॉट मॉडिफाइड आ गया, तो वो 2 MB की ऑडियो दोबारा फैच नहीं करेगा सर्वर से, सही है। वो क्लाइंट के पास सेव, ब्राउजर पे सेव हुई हुई है कैश में, वहीं से रिटर्न हो जाएगी, और कैशे कंट्रोल उसका रीसेट हो जाएगा कि वो अगले 100 सेकंड तक जब भी ब्राउजर पे आए वो यहीं से रिटर्न हो। मैं कोई क्वेश्चन है किसी का? अस्सलाम वालेकुम। जस्ट मेरा एक ओके, मैं ये पूछ रहा था बेसिकली। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, बोले।
जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो कैशे कंट्रोलिंग होती है इसके अंदर हमें अलग से जो आप बता रहे हैं अलग से एक ये चीज़ करनी होती है, ये हमें फ्रंट एंड के ऊपर ये चीज़ सेट करनी होती है कि इसको कैशे कैशे की एज क्या होगी और ये सब कंट्रोलिंग होगी, या बैक एंड पे जो हेडर रिटर्न होगा लेकिन उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन या कोई सेटिंग हमें फ्रंट एंड में भी करनी होती है? मेरे ख्याल से बैकएंड से ही होगी। फ्रंट एंड पे बस आप, बैक हाँ, एंड से फ्रंट तो एंड पे चेक। आप ये फ्रंट एंड पे आप ये कर सकते हैं कि आप ये रिमूव करके भेज सकते हैं। आई थिंक जब आप कैशे क्लियर कर देते हैं या आप इनकॉग्निटो में खोल देते हैं तो सही फिर है। ये हेडर जाता नहीं है, तो फिर ये चीज़ फिर फ्रेश आपके पास चीज़ वापस आती है। तो लेकिन बेसिकली हेडर मुझे जो किसी पहली दफ़ा जब हेडर लग के आएगा ना वो सर्वर से ही लगता है। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे अगर कहीं पे ये इम्प्लीमेंट करनी है ये चीज़ इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे सर्वर साइड पे ही हाँ उसको मैनेज करना होगा। हाँ, सर्वर साइड पे आपको ये मेक श्योर करना होगा कि कैशे कंट्रोल जो है ना वो जीरो ना हो रहा हो या नन ना हो रहा हो। अच्छा, अच्छा कैशिंग के और भी बहुत सारे हेडर्स होते हैं, सही है। लेकिन ये जो बुक मैंने शुरू में दिखाई थी उसमें कैशिंग का बहुत डिटेल चैप्टर है, तो वो हम लोग बाद सही में है। शायद कभी देख लें या मैं उसको ठीक एज ठीक। निकाल के दे दूँ। लेकिन उसके और भी या बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। तो हाँ आप क्योंकि इस तरह क्लाइंट, से हमारा काफ़ी टाइम और परफॉर्मेंस सही हो सकती है। मतलब ये सही आपको है। इंश्योर करवाना होगा सर्वर से। अब अगर किसी ने नोट जेएस की ऐप लिखी है ना तो वो चेक कर ले कि भाई कैशे कंट्रोल पैकेज जा भी रहे हैं। सही। ठीक है। ठीक है, इसमें कोई और? आबरू आप भी कुछ बोल रही थी शायद। पूछ रही थी मैं, कही थी जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग होती है तो ऐसी लॉजिक को हम यूज कर रहे हैं स्ट्रीमिंग में, लाइक नेटफ्लिक्स की अगर हम एग्जांपल ले लें, क्या कैशिंग में क्या यूज हो रहा होता है? ये मेरा एक स्ट्रीमिंग साइड लेवल स्ट्रीमिंग क्वेश्चन हाँ है माइंड में। क्वेश्चन अच्छा है आपका, लेकिन स्ट्रीमिंग जो है ना वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे नहीं होती। सही है। अच्छा नहीं हो। ये जो हम लोग ने जो भी पूरी डिस्कशन करी है ना वो सिर्फ तब होगी अगर जो भी आप रिसोर्स फेच कर रही हैं उसके शुरू में एचटीटीपी या पूरी एचटीटीपीएस की लगा हो। पूरी चाहिए। हाँ, वरना अगर वो प्रोटोकॉल चेंज हो गया ना तो सिवाय अगर वो टीसीपी हम्म आईपी पे वो आप स्लाइड उस पर फॉलो हो सकती है, लेकिन अगर एफटीपी हो गया तो ये एचटीटीपी की कोई हम्म भी चीज फॉलो नहीं होगी। ओके ओके ठीक है। ठीक है, तो ये ब्राउजर कैशिंग था। बाकी सेम, बाकी आप जब बैकएंड सिस्टम आर्किटेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि दो तीन लेयर्स आप कैशे की इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बस ये कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ। तो वो दो लेयर कैशिंग इस तरह होती है कि फर्स्ट लेवल कैश है वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैश है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आ सकता है। और सेकंड लेवल जो आपका कैश है वो थोड़ा सा हल्का है और उसमें ज़्यादा मेमोरी है। तो पहले वो फर्स्ट लेवल पे चेक करेगा, फिर उससे थोड़े से स्लो वाले कैश पे चेक करेगा जो कम एक्सपेंसिव है। अगर उस पर मिल जाएगा तो सही से रिटर्न कर देगा, अगर उस पर भी नहीं मिलेगा तब वो सर्वर तक जाएगा। तो ये भी एक कॉमन चीज़ है जो बड़ी एप्स में करते हैं। सही है, दैट्स ऑल। अगर किसी को क्वेश्चन है या फीडबैक है तो दे सकते हैं। अच्छा, ये वैसे मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाई थी। ये बुक मैंने तकरीबन आधी बुक पढ़ी है, जो उसमें मेन चीज़ मैंने स्निप आउट करके डाल दी है इसमें ताकि कवर हो जाए एक तरीके से। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है, कोई और चीज़ किसी को माइंड में आ रही है? इमरान भाई, फयाज, राशिद, आप, शहरियार, कुमैल, आबरू, आबिद, एचटीटीपी का कोई और कॉन्सेप्ट याद आ रहा है जो मिस हो गया हो अच्छा, या पता होना इसमें चाहिए? सेशन या कुकीज से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर सकते हैं। क्या चीज़? सेशन या कुकीज से रिलेटेड कोई चीज डिस्कस कर सकते हैं, आई गेस। हाँ सही, सेशन और कुकीज था, वो बुक में ऑथेंटिकेशन वाला टॉपिक था, उसमें ये कवर हो रही थी सेशन रिक्वेस्ट कुकीज। एप्स हम लोग कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एप्स गेट, पुट, पोस्ट, ये सारे मेथड्स जितने हैं हमारे पास हाँ HTTP सही, ये था, ये मैंने ऑप्ट किया था, मेरे सोचा कि ये आता ही होगा। अच्छा, ये भी मैं तो बात है, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, रिक्वेस्ट में गेट पुट पोस्ट मेथड ये तो सबको पता होगा, ऑप्शंस क्यों यूज होता है इसका कोई जवाब देगा?
आई गेस ये ऑप्शंस ऑप्शन क्यों सारे यूज गेट करने के लिए कि कौन कौन से मेथड सपोर्ट कर रहा है सर्वर। हाँ सही है, तो Verify. ऑप्शंस का हाँ तो ऑप्शंस का ये यूज होता है कि अगर आपने कोई भी कौन कौन सी चीज वेब सर्वर सपोर्ट कर रहा है उसको यूज करने के लिए ऑप्शन की कॉल जाती है। तो यूजुअली जब आप कॉल्स इनेबल करते हैं तो ऑप्शन की ये चेक करने के लिए कि हाँ भाई वहाँ पे ये रिक्वेस्ट जो आ रही है वो सर्वर फुलफिल कर भी सकता है या नहीं कर सकता, ये चीज़ है। ऑप्शन इसलिए भी है। वैसे देखें शायद कोर्स का भी इशू हम डिस्कस कर सकते हैं, वो काफी फेस होता है लोगों को नॉर्मली। कॉल्स भी डिस्कस जब लोकल होस्ट पे हम लोग ज्यादातर कोर्स का एरर आ रहा था अक्सर। हाँ कॉल्स डिस्कस कर सकते हैं, जैसा अलग से सेशन कि कॉल्स का एरर क्यों आता है, वो हेडर क्या होता है, अलाउ रिसोर्स ओरिजिन का। ऑथेंटिकेशन डाल सकते हैं, क्या चीज? ऑथेंटिकेशन हेडर। हाँ ऑथेंटिकेशन का एक पूरा है, बुक में भी है, वो पूरा अलग से कवर करता SSL डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं SSL के सर्टिफिकेट्स, उसकी डिबगिंग करना, SSL किस हद तक काम कर रहा है, इसमें इश्यूज तो नहीं है कोई। ठीक है, सही आई थिंक। अच्छा ठीक है, फिर एंड करते हैं इसको। मुजम्मिल यार, वो तुम लोगों ने कोई चीजें कवर करी थी ना, HTTP की करी थी या वेब? नहीं, हमने वेब एपीआई की थी ना, वेब HTML। एपीआई की करी थी ना। हाँ तो उसका पार्ट 2 देख लेना, अगर वो कर सको ना तो वो इस ठीक वाले है। क्वार्टर में कर लेना। उसमें जो चीजें हमने सोची थी ना कि करनी है तो देख इसमें क्या हो सके quarter में ठीक कर। है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाकी ओके, अल्लाह कोई और अल्लाह idea हो? हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।